नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका दी करंट अफेयर्स शो की क्लास नंबर 12 में, जिसमें हम पिछले हफ्ते के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड एकदम सिलेक्टेड करंट अफेयर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि मेरे भाई 9 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त 2026 तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमेशा की तरह आज की इस क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। हमेशा बोलता हूं, रोज रोज करंट अफेयर के पीछे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हर हफ्ते यानी कि हर संडे शाम 5 बजे इस दी करंट अफेयर शो क्लास को फॉलो कर लीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हमारा पर्पस केवल पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, करंट अफेयर को भी समझते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। बट उससे पहले आपको जानकारी दे दूं मेरे भाई, ये जो हमारा जेएस फाउंडेशन बैच है ना, फिलहाल इसके ऊपर 50% का ऑफर चला हुआ है। यानी कि स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में, यानी कि 28 अगस्त तक आप इस जेएस फाउंडेशन बैच को 50% छूट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि इसका एक्चुअल प्राइस 599 था, अब आप इसे 298 में ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 298 में सबसे बेहतरीन जेएस फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम बिल्कुल डिटेल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इवन स्टैटिस्टिक्स जीके कवर करते हुए चल रहे हैं। ये मेरी गारंटी है, किसी भी एग्जाम में जिसका एक भी क्वेश्चन इस फाउंडेशन बैच से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप इंक्वायरी कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस बैच को ज्वाइन करने का। ठीक है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है वीडियो सक्सेस नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह सब कुछ है, देख लो। चलो मेरे भाई, बात करते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो कि है एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी को किस राज्य में शुरू किया गया। मेरे भाई, भारत की नहीं बल्कि एशिया की। एशिया में टोटल 44-45 कंट्रीज आती हैं, तो ये पहला है। ठीक है, पहला डेजर्ट थीम वाली ये ड्राइव थ्रू नाइट सफारी का जो पार्क है, ठीक है, ये कहां पर लॉन्च किया गया, इसकी शुरुआत कहां पर की जा रही है। तो मेरे भाई, इसकी शुरुआत करी जा रही है भारत के गुजरात में। क्लियर है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताऊं तो जगह है, हमारा जिला है, गुजरात के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है डीसा, यानी कि बनासकांठा जिला। क्या नाम है? बनासकांठा जिला। जो लोग गुजरात से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा। बनासकांठा जिले में इस पार्क की शुरुआत करी जा रही है। डेजर्ट थीम पार्क से मतलब क्या है मेरे भाई, आपने अभी तक पार्क का नाम या फिर जो नेशनल उद्यान होते हैं जहां पर जंगली जानवर रहते हैं, ठीक है, पक्षी रहते हैं, एक प्रॉपर जंगल होता है, हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन नहीं, यहां पर इसका थीम डेजर्ट है। जो रेगिस्तान होता है ना, वो थीम आपको देखने को मिलेगी। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, मतलब रेत के ऊंचे ऊंचे टीले आपको दिखेंगे, रेत से, पत्थर से कुछ ऐसे चीजें यहां पर आपको बनाई दिखेंगी जहां पर जो जानवर है, हिरन वगैरह है, वो आसानी से रह सकेंगे। और यहां पर अगर हम बात करें ड्राइव थ्रू नाइट सफारी का क्या मतलब है? ड्राइव थ्रू का मतलब होता है जहां पर जो टूरिस्ट होते हैं ना, वो अपनी गाड़ी से इस पूरे पार्क को घूम सकते हैं। जो जानवर है उनकी दिनचर्या आसानी से देख सकते हैं अपनी गाड़ी से, उसको बोलते हैं ड्राइव थ्रू। और नाइट सफारी का तो मतलब यही है कि रात को यहां पर सफारी का मजा ले सकते हैं, रात को नाइट थ्रू सफारी कर सकते हैं। यानी कि जो ऐसे जानवर हैं जिनकी का जो बाहर निकलते हैं रात में ही, रात्रि के समय बाहर निकलते हैं, दिन के समय वो देखने को नहीं मिलते, तो उनको देखने का ये एक बढ़िया मौका रहने वाला है। ठीक है, तो भाई एशिया का ये पहला डेजर्ट थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी जो पार्क है, ये बनाया जा रहा है गुजरात में। क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो लगभग 103 हेक्टेयर यानी कि 103 एकड़ में इसको बनाया जा रहा है, जो कि सरकारी भूमि है। 542 करोड़ रुपए की इसकी अनुमानित लागत है। और इस पार्क में लगभग 2700 स्थानीय और विदेशी वन्य जीव व पक्षी रखे जाएंगे, चाहे वो हिरन हो, शेर, चीते हो, ठीक है, कुछ इस प्रकार के जानवर रखे जाएंगे। देख लो कितने हैं, 2700 इसमें स्थानीय और विदेशी जानवर रखे जाएंगे, वन्य जीव पक्षी भी इसमें होंगे, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब मेरे भाई, गुजरात राज्य की हम बात कर रहे हैं, तो गुजरात राज्य के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल है। गुजरात राज्य के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। गुजरात की सभी को राजधानी तो पता ही होगी, क्या है? गांधीनगर है मेरे भाई। क्या है? गांधीनगर। तो याद रहेगा, एशिया का पहला डेजर्ट थीम ड्राइव थ्रू नाइट सफारी कहां पर शुरू हो रही है? गुजरात राज्य के अंदर। क्लियर है? चले, चलो भाई। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश नामक प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो भाई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया गया तथ्यकोश। ठीक है, तो मेरे भाई जो
पब्लिक है, ठीक है, यानी कि जो सार्वजनिक डेटा होता है, ठीक है, हमारा और आपका जो डेटा है, ठीक है, उसको एक जगह पर लाने के लिए, उसको आसानी से खोजने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है तथ्यकोश। अब बहुत सारे सरकारी विभाग है, मान के चलिए किसी राज्य में पीडब्ल्यूडी विभाग है, किसी राज्य का स्वास्थ्य विभाग है मेरे भाई, किसी राज्य का कृषि विभाग है, तो हर एक विभाग के सार्वजनिक डेटा अलग होते हैं, यानी कि हर इंसान का जो उससे एजुकेशन से रिलेटेड डेटा होगा वो दूसरे विभाग के पास होगा, उससे हेल्थ से रिलेटेड जो सार्वजनिक डेटा पब्लिक डेटा है वो किसी दूसरे विभाग के पास, ठीक है, एग्रीकल्चर का डेटा किसी दूसरे विभाग के पास है, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। लेकिन अब ये जो तथ्यकोश है ना, ये जो सारा बिखरा हुआ डेटा है इसको एक जगह लेकर आया जाएगा, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आया जाएगा ताकि उस डेटा को ढूंढने में आसानी हो सके। अगर हमें कुछ भी सर्वे करना है, मतलब सरकार को कोई नई स्कीम या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, या फिर कोई एआई बेस्ड प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, जनता के लिए, जो कि जनता के हित में हो सके, तो भाई ये जनता का डेटा तुरंत निकाल लेंगे इस तथ्यकोश से, ठीक है, इस तथ्यकोश प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हर एक कैटेगरी का डेटा इन्हें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, तो इससे आसानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरे भाई पब्लिक का जो डेटा है उसको आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किस राज्य के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो मेरे भाई इसे लॉन्च किया गया कर्नाटक राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा। ऐसा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक का जो सूचकांक प्रौद्योगिकी और मेरे भाई जैव प्रौद्योगिकी मंत्री है प्रियंक खरगे, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। 12 अगस्त 2026 को बेंगलुरु से इसको शुरू किया गया है। अब मेरे भाई हमने यहां पर कर्नाटक राज्य की बात करी तो कर्नाटक राज्य के सीएम कौन है? डीके शिवा कुमार। कर्नाटक राज्य के गवर्नर कौन है? यानी कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। याद रहेगा, ये सारी चीजें याद रहेगी। कर्नाटक की राजधानी पता ही है, बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन, उदार शक्ति 2026 एग्जाम में 110% पूछा जाएगा और ये कहा जाता है कि अभी एक दो पिछली शिफ्ट जो हुई है ग्रुप डी की उसके पेपर में क्वेश्चन था। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया है? तो उदार शक्ति 2026 ये एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और एक और दूसरे देश की एयरफोर्स के बीच में किया गया है। मैंने आपको बता चुका हूं, कई बार बताया, जो सैन्य अभ्यास होता है इसका मतलब होता है मिलिट्री एक्सरसाइज, यानी एक तरीके की रिहर्सल कह लो या फिर प्रैक्टिस कह लो, जहां पर दो देशों की मिलिट्री मिलकर प्रैक्टिस करती है, रिहर्सल करती है, एक दूसरी सेना के साथ अपनी टेक्निक्स वगैरह जो है वो शेयर करती है। समझ गए? क्लियर है? एक तरीके की ट्रेनिंग भी हम इसको कह सकते हैं। तो उदार शक्ति 2026 एक सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में हुआ है। यह द्विपक्षीय एक सैन्य अभ्यास था। यह भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन वायुसेना, तो इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशिया वायुसेना, यानी कि जो मलेशिया की वायुसेना उसका नाम है रॉयल मलेशियन वायुसेना, के बीच एक द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास था। ठीक है, अब मेरे भाई इसको कहां परफॉर्म किया गया? एग्जैक्टली 10 से और 14 अगस्त के बीच में इसको सुबांग एयरबेस पे, मलेशिया के अंदर एक एयरबेस है जिसका नाम है सुबांग, सुबंग एयरबेस पर यह एक्सरसाइज हुई 10 से और 14 अगस्त के बीच में। क्लियर है? देखिए आज के इस क्लास में हम 9 अगस्त से लेकर के 16 यानी कि आज तक के सभी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो 9 से 16 अगस्त के बीच के करंट अफेयर यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट है, फालतू नहीं, जो महत्वपूर्ण है, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है वो हम कवर कर रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई यहां पर हमने मलेशिया का जिक्र छेड़ा, तो मलेशिया की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कौन है, तो फिलहाल मलेशिया के जो प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम है। मलेशिया एक कंट्री है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम बहुल्य कंट्री है, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम है, नोट कर लो। और भारत की तरफ से अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, हमने बात करी, क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन एयरफोर्स के फिलहाल चीफ मार्शल कौन है? तो एयरफोर्स के जो चीफ मार्शल है वो अमरप्रीत सिंह है, 2024 से अपने पद पर बने हुए हैं। कौन है? अमरप्रीत सिंह है, याद रखिएगा, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, शैक्षणिक और सरकारी संस्थाओं में कार्यक्रम की शुरुआत से पहले अपना राज्य गीत गाना किस राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है? तो भाई ये घोषणा 15 अगस्त को ही करी गई है और यहां पर बात हो रही है किस चीज की? राज्य गीत की, ना कि हमारे राष्ट्रीय गीत। ठीक है, राष्ट्रीय गीत और राज्य गीत में डिफरेंस होता है, तो यहां पर हो रही है राज्य गीत की बात। ठीक है, तो भाई हाल ही में किस राज्य सरकार ने जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहां पर, या फिर जो सरकारी संस्थाएं हैं यानी कि कोई भी सरकारी विभाग, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पर अगर कुछ भी कार्यक्रम होता है तो शुरुआत में राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो भाई ये कारनामा करके दिखाया है किसने? थलपति विजय ने। थलपति विजय कहां के मुख्यमंत्री है मेरे भाई? तमिलनाडु के हैं।
कहां के हैं? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ये घोषणा कर दी है। अब तमिलनाडु सरकार जो है, उनके जो तमिलनाडु राज्य है, इनका जो राष्ट्रीय गीत है वो क्या है? तमिल थाई वाजथू। तमिल थाई वाजतू इनका राष्ट्रीय गीत है। और ये जो नियम है ना, ये केवल शैक्षणिक संस्थाएं नहीं, बल्कि यह नियम राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होता है। अब हमने तमिलनाडु राज्य की बात करी, तो तमिलनाडु राज्य के जो मुख्यमंत्री है सी जोसेफ विजय है, जिन्होंने 10 मई 2026 को अपना पद ग्रहण किया था। गवर्नर की अगर हम बात करें, राज्यपाल की बात करें, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर राज्यपाल है। और सीएम तो आपको पता ही है, सी जोसेफ विजय, यानी कि थलपति विजय। समझ गए? क्लियर है? तो याद रहना चाहिए कि राज्य गीत गाने की जो शुरुआत करी है, अनिवार्यता करी है, वो तमिलनाडु राज्य सरकार ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों के लिए परिवहन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्या वाहिनी योजना कहां शुरू की गई है? देखें मेरे भाई, जो स्कूल की छात्रा थी, उन्हें दिक्कत आ रही थी, स्कूल घर से काफी दूर था, कई बार ट्रैफिक में फंस जा रही हैं या फिर लेट पूछ रही है, स्कूल दूर है, तो कुछ लोग अपनी बच्चियों को, लड़कियों को, कुछ परिवार स्कूल ही नहीं भेजते कि स्कूल बहुत दूर है, जाने की सुविधा नहीं है, या फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज सके। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया है दिल्ली सरकार ने, और इन्होंने एक योजना लॉन्च करी है जिसका नाम इन्होंने रखा है विद्या वाहिनी योजना। क्या रखा है? विद्या वाहिनी योजना। ये स्पेशली जो छात्र है ना, जो स्कूल पहुंचने में जो परिवहन संबंधित समस्या है, उनसे लड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना को मेरे भाई अगस्त 2026 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा लॉन्च किया गया। रेखा गुप्ता कौन है? दिल्ली की मुख्यमंत्री है मेरे भाई। सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रों को यहां पर साइकिल दी जा रही है। जी हाँ मेरे भाई, बाईसाइकिल, ठीक है, बाइसिकल, यहां पर साइकिल का वितरण किया गया है। दिल्ली भर की लगभग 1,40,000 पात्र छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से मुफ्त साइकिल प्रदान की गई है। कहां पर? दिल्ली सरकार में, ताकि परिवहन संबंधित उनकी मुश्किलें जो हैं वो आसान हो सके और सब अच्छी शिक्षा ले सके। तो भाई दिल्ली सरकार की हमने बात करी, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री तो मैंने आपको बता दिया कौन है, रेखा गुप्ता। अब दिल्ली हमारा यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है वहां पर राज्यपाल तो होता नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू। कौन है? तरनजीत सिंह संधू। देखिए मेरे भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन लिख दिया, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बता दी और आपका हो गया, इतना काफी नहीं होता। ये तो क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल हुई, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल में लिख देता हूं, जैसे कि ये लिख दिया मैंने, ठीक है। कुछ लोग केवल ये पढ़ लेंगे कि हाँ भाई दिल्ली सरकार ने विद्या वाहिनी योजना शुरू करी है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है। इस योजना के तहत 1,40,000 9वीं में पढ़ने वाली छात्रों को साइकिल मुफ्त दी गई है। अब उसके अलावा क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि दिल्ली के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए तरनजीत सिंह संधू है। कौन है? तरनजीत सिंह संधू। तो कुछ डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको साथ साथ देता रहता हूं, जैसे कि अब दूंगा। देखिए, लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला ब्लैक नेक्ड क्रेन महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो भाई ब्लैक नेक्ड क्रेन, ब्लैक नेक्ड क्रेन, क्रेन के बारे में तो आपको पता होगा क्या होता है, सारस को बोल देते हैं इंग्लिश में क्रेन, ठीक है। ब्लैक नेक्ड का मतलब है कि काली गर्दन वाला सारस। स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, यह है काली गर्दन वाला सारस, जो कि दुनिया भर के अंदर बहुत ही कम बचे हैं, भारत के अंदर भी बहुत कम बचे हैं। ये जो प्रजाति है ना काले गर्दन वाले सारस की, ये लुप्त होती जा रही है। तो इस प्रजाति को बचाने के लिए, इस प्रजाति के संरक्षण के लिए पहली बार ये महोत्सव भारत के लद्दाख में मनाया गया। कहां पर? भारत के लद्दाख में मनाया गया, ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है इसके संरक्षण किया जा सके, ठीक है मेरे भाई। तो ब्लैक नेक्ड क्रेन लद्दाख का राज्य पक्षी है। तो ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है, यानी कि काली गर्दन वाला ये जो सारस है, ये लद्दाख का क्या है मेरे भाई? ये लद्दाख का राज्य पक्षी है। ये लद्दाख का राज्य पक्षी है। और ये जो ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल मनाया गया, ये 11 से 14 अगस्त 2026 के बीच में लेह में मनाया गया, ठीक है। कहां पर मनाया गया? लेह में। इस महोत्सव का मुख्य आयोजन लेह, साथ ही तोशो,
साथ ही कार और मेरे भाई हानले क्षेत्रों में इसका आयोजन किया गया। क्लियर है। अगर हमने यहां पर लद्दाख की बात करी तो भाई लद्दाख भी हमारा एक यूनियन टेरिटरी है। अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी है तो यहां पर मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो लद्दाख की जो प्रशासन है वो किसके हाथ में है, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है लद्दाख के, श्री विनय कुमार सक्सेना, जिन्हें आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो। श्री विनय कुमार सक्सेना पहले कौन थे, ये पहले कभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे। जी हां, विनय कुमार सक्सेना जी दिल्ली के लेफ्टिनेंट थे। हालांकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट तो अब कौन बन चुके हैं, तरनजीत सिंह संधू, लेकिन अब लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो श्री विनय कुमार सक्सेना है। क्लियर है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, आवारा पशुओं और जंगली सूअरों से फसलों की रक्षा के लिए चर्चा में रही मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना किस राज्य से संबंधित है। देखिए मेरे भाई, जो लोग किसान परिवार से बिलोंग करते होंगे या फिर जिन छात्रों के पेरेंट्स जो है वो खेती बाड़ी करते होंगे, उन्हें अच्छे से पता होगा कि किसानों का जो आजकल सबसे बड़ा चैलेंज है वो पशु भी है। ठीक है, यानी कि जो आवारा पशु हैं जिसमें नीलगाय आ जाती है, ठीक है, या फिर जो आवारा सांड घूमते रहते हैं खेतों में, वो फसलों को बर्बाद कर देते हैं। क्या, फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पैदावार होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो इस चीज का सोल्यूशन हाल ही में किसने निकाला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है मेरे भाई, योगी आदित्यनाथ जी, जो कि पशु से बेहद ज्यादा प्रेम करते हैं, स्पेशली गाय, बछड़े, बैल, इनसे तो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो भाई योगी आदित्यनाथ जी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत करी है, ताकि किसानों को ज्यादा नुकसान ना हो सके इन आवारा पशुओं के द्वारा। यहां पर क्या है, यहां पर भाई फेंसिंग की जाएगी, इस तरीके से तारों की फेंसिंग की जाएगी जिसमें करंट छोड़ा जाएगा, और ये वो करंट नहीं जो पशुओं को हानि पहुंचा सके। इस करंट से पशुओं की जान नहीं जाएगी। ये 12 वोल्ट तक का करंट रहेगा। और मेरे भाई ये जो करंट होगा ना, ये केवल और केवल सोलर द्वारा, सोलर मतलब सोलर प्लेट जो होगा, सोलर वाला करंट होगा, यानी कि ये पशुओं को एक हल्का सा झटका देगा, जिससे पशु जो है ना, या फिर जो जंगली जानवर है मेरे भाई, वो क्या है, वो डर जाएंगे। ठीक है, और दोबारा खेत की तरफ नहीं अपना रुख करेंगे। तो सौर बाड़ा रहेगा, जिसको सोलर फेंसिंग बोली जाती है। फसलों की रक्षा के लिए खेतों के चारों ओर सोलर ऊर्जा से चलने वाली 12 वोल्ट से कम तीव्रता वाली बाड़ लगाई जाएगी, और इस बाड़ में मेरे भाई 60% तक जो सरकार है वो छूट देगी। जी हां, किसान मेरे भाई इस सोलर बाड़ यानी कि सोलर फेंसिंग को कर सकते हैं अपने खेतों के चारों ओर, और इसे लगाने में सब्सिडी मिलेगी मेरे भाई 60% तक की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। क्लियर है। तो ये है यूपी खेत सुरक्षा योजना, यानी कि खेतों की सुरक्षा करने की योजना। किससे, जो जंगली जानवर या फिर आवारा पशु हैं, ठीक है, या फिर जंगली सुअर है, उनसे। क्लियर है, समझ गए। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री मैंने बता दिए। अब उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर, राज्यपाल नोट कर लो, कौन है भाई, आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल, नोट करो अभी के अभी। चलो अगला क्वेश्चन है, कानूनी तौर पर मौत की सजा को खत्म करने वाला मध्य पूर्व और अरब का पहला देश कौन सा बन गया है। ठीक है, मध्य पूर्व मतलब मिडिल ईस्ट। जी हां मेरे भाई, जहां पर अब तक जंग छिड़ी हुई थी ईरान वर्सेस इजराइल और अमेरिका की, तो वहीं पर एक कंट्री पड़ती है लेबनान। लेबनान जो है वो इजराइल का पड़ोसी देश है। किसका, इजराइल का पड़ोसी देश। और लेबनान और इजराइल का 36 का आंकड़ा है, और ईरान जो है वो लेबनान को हमेशा सपोर्ट देता है। हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है, आतंकी ग्रुप है, उसको भी शरण कहां पर मिली हुई है, लेबनान में। ठीक है, वो भी लेबनान में ही एक्टिव है, जो कि काफी ज्यादा सपोर्टिव है ईरान के। क्लियर है। तो लेबनान क्या है, इजराइल का एक पड़ोसी देश है, जो कि मिडिल ईस्ट में पड़ता है मेरे भाई, एक अरब कंट्री है। समझ गए। इसके चारों ओर लेबनान के इजराइल पड़ गया मेरे भाई, ठीक है, ईरान, टर्की वगैरह, ये सारी कंट्रीज आती हैं। समझ गए। तो लेबनान मेरे भाई अरब का या फिर मध्य पूर्व का ऐसा फैसला लेने वाला पहला देश बन गया जिसने कानूनी तौर पर मौत की सजा को खत्म कर दिया है। मतलब लेबनान का अगर कोई भी नागरिक बड़े से बड़ा अपराध कर देता है, 1 मर्डर करे, 2 मर्डर करे, 10 मर्डर करे, कुछ भी बड़े से बड़ा अपराध कर देता है, उसको कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी, उसको मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। ये जो मौत की सजा थी मेरे भाई, ये कड़ी उम्र कैद में बदल दी गई है। ठीक है, उम्र कैद होगी। ठीक है, साथ ही
कड़ा जो शर्म होगा यानी कि उससे काम वगैरह कराया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन मौत की सजा कोर्ट नहीं सुनाएगी। हालांकि लेबनान में साल 2004 से किसी को फांसी नहीं दी गई, यानी कि 2004 से लेबनान में किसी को फांसी नहीं दी गई, लेकिन अदालतों द्वारा यह सजा सुनाई जाती है। अब इसे औपचारिक यानी कि ऑफिशियल और कानूनी रूप से समाप्त ही कर दिया गया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि भाई ऐसा करने वाला कौन सा मिडिल ईस्ट कंट्री बन गई है, तो लेबनान आपका आंसर होगा। लेबनान की हम बात कर रहे हैं तो लेबनान के जो प्रधानमंत्री है वो नवाफ सलाम है, जो कि 2025 फरवरी 2025 पर अपने पद पर बने हुए हैं। बैरूत लेबनान की क्या है, राजधानी है, कैपिटल है। लेबनानीज पाउंड जो है या फिर लीरा मेरे भाई, या ये करेंसी है लेबनान की। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल नामक किताब किसकी आत्मकथा है? हाल ही में मेरे भाई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किताब लॉन्च करी है। किताब का अनावरण किया है जिसका नाम है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल। ये इनके हाथ में आप किताब देख रहे हैं, और इस किताब के ऊपर किसका फोटो है मेरे भाई? भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का, और मोदी जी के पास भी खड़े हैं रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें यानी कि 14th प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने 2017 में अपना पदभार संभाला था और 2022 तक एज अ राष्ट्रपति ये पद पर बने रहे थे। तो इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी है ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल, जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, अपनी लाइफ में स्ट्रगल के बारे में लिखा है। ठीक है, इसके लेखक भी ये खुद ही है, क्योंकि आत्मकथा है रामनाथ कोविंद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, इन्होंने लिखा है। इस किताब को जो प्रकाशित किया है वो रूपा पब्लिकेशन ने किया है मेरे भाई। विषय क्या है इस किताब में, क्या क्या लिखा गया है? इसमें उनके शुरुआती जीवन के संघर्ष, व्यक्तिगत अनुभवों और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर पद की यात्रा को दर्शाया गया है। क्लियर है मेरे भाई? तो याद रखिएगा ये किताब हाल ही में मोदी जी द्वारा लॉन्च करी गई है और रामनाथ कोविंद की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व अंगदान दिवस मतलब वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे दो चीज होती है, एक होता है नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस, जो कि हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के अंदर मनाया जाता है केवल। अगर राष्ट्रीय पूछ ले राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई वो 3 अगस्त को मनाया जाता है। और अगर पूछ ले कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 13 अगस्त। एक 3 अगस्त, एक 13 अगस्त। वर्ल्ड मनाया जाता है 13 अगस्त को और इंडिया का मनाया जाता है 3 अगस्त को। हालांकि इस बार विश्व अंगदान दिवस का कोई भी थीम नहीं था, कोई आधिकारिक थीम इस बार नहीं था। भारत में जो 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया, इन्होंने जुग जुग जियो अभियान लॉन्च किया। जी हां, भारत सरकार ने इस बार राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर 3 अगस्त को जुग जुग जियो अभियान लॉन्च किया था। ये क्यों मनाया जाता है दिवस हर साल? अंगदान दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? मैंने यहां पर लिख दिया, अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को जीवन बचाने के लिए प्रेरित करना कि भाई अंगदान अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो किसी की जान बचा सकता है। ठीक है, कितनी महत्व रखता है अंगदान किसी व्यक्ति के लिए, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए। तो लोग को जागरूक किया जाता है कि अगर पॉसिबल हो सके तो अंगदान करना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे 3 अगस्त को और वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2026 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मेरे भाई सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है और सबसे पुरानी प्रतियोगिता है और सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो पिछले साल का तो सभी को पता है, 2025 में तो मिस वर्ल्ड का जो खिताब हुआ था, इसका जो आयोजन हुआ था वो भारत ने ही करवाया था। ठीक है, 72वां था पिछली बार, इस बार 73वां है। तो भाई मिस वर्ल्ड 2026 यानी कि 73वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजन वियतनाम देश में कराई जा रही है। ठीक है, कब से कब तक? 5 सितंबर को मेरे भाई इसका फिनाले होगा। कब? 5 सितंबर को मिस वर्ल्ड का फिनाले होगा और वियतनाम इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है और ये इस बार 73वां मिस वर्ल्ड एडिशन रहने वाला है। क्लियर है? तो ग्रैंड फिनाले इसका कब है? 5 सितंबर को वियतनाम के किस शहर में? ना ट्रांग शहर में होगा।
भारत की तरफ से मिस वर्ल्ड में कौन इस बार मतलब प्रतिनिधि कर रही है भारत का? वो निकिता पोरवाल कर रही है। कौन कर रही है? निकिता पोरवाल कर रही है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व। अगर हम मिस वर्ल्ड के बारे में बात करें तो भाई देख लो, इसकी शुरुआत यानी कि मिस वर्ल्ड जो ये एक टूर्नामेंट या फिर प्रतियोगिता है, इसकी शुरुआत वर्ष 1951 में यूनाइटेड किंगडम में एकरिक मोरले द्वारा की गई थी। वर्तमान मिस वर्ल्ड थाईलैंड की ओपल सुचाता है। ठीक है मेरे भाई, थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री है, मतलब 2025 की मिस वर्ल्ड। अभी तक तो 2026 वाला हुआ नहीं ना, 5 सितंबर को होगा। तो अब तक अगर हम बात करें 2025 में थाईलैंड की ओपल थी मेरे भाई, ओपल सुचाता। कौन थी? ओपल सुचाता, जिन्होंने 31 मई 2025 को हैदराबाद भारत में आयोजित प्रतियोगिता में यह खिताब जीता था। तो पिछले साल मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था भारत के हैदराबाद में हुआ था, 72वां एडिशन था। 2026 में 73वां एडिशन है, वियतनाम में हो रहा है। ग्रैंड फिनाले 5 सितंबर को होगा वियतनाम के ना ट्रांग शहर में। क्लियर है? भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? निकिता पोरवाल कर रही है। चलो अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि मेरे भाई इंटरनेशनल यूथ डे, हमारा और आपका दिवस। ठीक है, जो युवा है उनका ये दिवस होता है। तो हर साल ये 12 अगस्त को मनाया जाता है दुनिया भर के अंदर, क्योंकि हमने बात करी है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की। क्यों मनाया जाता है? देखे मेरे भाई, युवाओं के जो मुद्दे हैं ना, उनको उठाने के लिए, युवाओं के जो मुद्दे हैं वो सरकार तक पहुंचाने के लिए। युवाओं के मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो मेरे भाई रोजगारी है। ठीक है, युवाओं को नौकरी मिलना, ये मुद्दे हैं। एजुकेशन मेरे भाई, स्वास्थ्य है। ठीक है, या फिर स्पोर्ट, खेल। तो ये युवाओं के जो कुछ मुद्दे हैं, इनको उठाने के लिए, इनको हाईलाइट करने के लिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है कि युवाओं की जो प्रॉब्लम है उनको सुना जाए, उनको समझा जाए और उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। इस वजह से हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दुनिया भर के अंदर मनाया जाता है 12 अगस्त को। देख लो, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में, कब से शुरू हुआ मेरे भाई? ये वर्ष 1999 से 12 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाने को मंजूरी दी थी। पहला आयोजन यह पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था। शुरुआत मेरे भाई यानी कि इसकी जो घोषणा हुई वो 1999 में हो गई थी, लेकिन पहली बार जो विश्व अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया ना, वो 12 अगस्त 2000 में मनाया गया, यानी कि लगभग 26 साल हो गए हैं। क्लियर है? इस बार का थीम देख लो, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशंस। डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कॉमन एस्पिरेशन इस बार का थीम था। ये तो हो गई अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की। अब मेरे भाई एक राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, नेशनल यूथ डे भी है, जो कि केवल भारत के अंदर मनाया जाता है क्योंकि राष्ट्रीय है। तो भाई ये कब मनाया जाता है? देखिए 12 अगस्त को तो क्या मनाया जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, कंफ्यूज मत होइएगा। और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है हर साल? कब मेरे भाई? 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे जो कि भारत के अंदर मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेरे भाई 12 जनवरी को जो युवाओं की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, स्वामी विवेकानंद जी, उनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनकी जयंती के उपलक्ष्य में, इनके जन्म के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को भारत में नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इनका निधन कब हुआ था मेरे भाई? 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस है। राष्ट्रीय यूथ डे 12 जनवरी और मेरे भाई इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में चावल की फसल उगाने वाला पहला देश कौन है? तो मेरे भाई हाल ही में एक कंट्री ने बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया है और ऐसा करने वाला वो पहला विश्व का देश बन चुका है। इसने क्या किया है? अंतरिक्ष में चावल उगाया है मेरे भाई। अब चावलों की फसल सबसे ज्यादा कहां होती है? या तो भारत में होती है मेरे भाई, चाइना में होती है। तो जाहिर सी बात है चाइना ही ये इतना बड़ा कारनामा कर सकता है। तो अंतरिक्ष में चाइना ने मेरे भाई चावल की फसल उगा दी है और उसको प्रॉपर काट भी लिया है। मतलब चावल की फसल का जो एक पूरा प्रोसेस होता है ना, पहले उसकी बुवाई होती है, उसके बाद उसकी कटाई होती है, फिर चावल आता है, फिर खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं। ये पूरा प्रोसीजर इन्होंने कर लिया और ये रेडी हो चुके हैं
मार्स मिशन के लिए कि कब हम मार्स पे जाएं और वहां पर जो खाना पीना है उसकी हमें प्रॉब्लम ना हो सके, हम अंतरिक्ष में चावल वगैरह उगा के अपना सालों तक अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो उस मिशन के तहत इन्होंने ये कारनामा किया है। देखो यहां पर मैंने लिख भी रखा है, चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, देखिए जो चाइना का एक अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन, तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर सेंझो मिशन के दौरान माइक्रो ग्रेविटी, जिसको शून्य गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जहां पर, में चावल के पौधों का जीवन चक्र पूरा कर पहली बार इसकी कटाई की है। मतलब चावल के पौधों का पूरा जीवन चक्र पूरा कर लिया, जिसमें उसमें 1 2 3 2.5 3 4 महीने जो भी लगते हैं उसकी कटाई वगैरह कर ली और इनको चावल फाइनली उत्पन्न हो चुके हैं। तो भाई चीन का जो स्पेस में एक स्पेस स्टेशन है उसका नाम है तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। किस मिशन के तहत इन्होंने चावल की खेती करी है अंतरिक्ष में मेरे भाई? सेनझोउ मिशन के तहत। क्लियर है, याद रहेगा। तो किसने किया है मेरे भाई? चावल की फसल किसने उगाई है अंतरिक्ष में? चाइना ने उगाई है। याद रहेगा, क्वेश्चन 110% पूछा जाएगा। क्लियर है। तो चलिए मेरे भाई, ये था आज की क्लास का लास्ट करंट अफेयर। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो पिछले हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं बने, जो इंपॉर्टेंट थे वो यही थे। बाकी आज की क्लास का जो एग्जैक्ट पीडीएफ है मेरे भाई, विजुअल्स के साथ ही जो पीपीटी आप देख रहे हो, ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वे टू सक्सेस के टेलीग्राम चैनल का लिंक, क्या बोल रहा हूं मैं, वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हो। बाकी मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी पीडीएफ दे दूंगा, वन लाइनर फॉर्मेट में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, दोनों तरीके के पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मेरी बात। तो बाकी आज की इस क्लास में अलविदा लेने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं, जीएस फाउंडेशन बैच जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर मेरे भाई रक्षाबंधन का एक धमाकेदार ऑफर चला हुआ है। 50% डिस्काउंट के साथ इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। मौका सिर्फ 28 अगस्त तक है। ये मत सोचिएगा कि 28 अगस्त तो अभी दूर है, कर लूंगा ज्वाइन। भाई क्लासेस भी तो आपकी छूट रही है। डेली रात 8 बजे एक बेहतरीन सी क्लास आपकी होती है, शानदार सी। और लगभग हमने हिस्ट्री तो कवर कर ही लिए, 1-2 आपके हिस्ट्री के लेक्चर बचे हुए हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। और स्टैटिक जीके हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी के साथ साथ चल रही है। कहीं देखा है ऐसा जीएस का बैच कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके की क्लासेस भी एडिशनल में मिल रही हो? तो बेहतरीन बैच है, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का, तो तुरंत ज्वाइन कर लो जीएस फाउंडेशन बैच को। तो चलो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।